Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. The course is Data Communication, Data and Computer Communication. I am your course instructor, Dr. Madi Haman. Reference book इस course के लिए जो हम use कर रहे हैं, of course, that is Data Communication by Behrouz Forazan. आज का लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स होंगे। वजह ये है जिसकी वजह से मैं वापस इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पे आई हूँ, बेसिक्स पे, बिकॉज पिछले लेक्चर्स में व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम द फिजिकल लेयर तो मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि काफ़ी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिसका आप लोगों को अभी बैकग्राउंड नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। सो स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे से अब लेके चलूँगी, जिसमें हम लोग नेटवर्क्स की कुछ बेसिक्स समझेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे इट विल इंक्लूड बेसिक जो नो हाउ है अबाउट डाटा कम्युनिकेशंस। हम लोग डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो की बात करेंगे। हम लोग नेटवर्क्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे और स्विचिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स और सर्किट स्विचिंग नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी OSI मॉडल के, जो कि एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है और TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट के फॉर्म में इम्प्लीमेंटेड है हमारे सिस्टम्स पे, जिसकी वजह से हमारे लिए कम्युनिकेशंस जो है मेन पॉसिबल होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं डाटा कम्युनिकेशन से। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में भी ये हम रैंडमली डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, और हम लोग ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि डाटा को हम इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो डाटा जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन की शेप में आ जाता है। लेकिन जब हम डाटा कम्युनिकेशंस की बात करते हैं उस केस में हम लोग डाटा को कैसे डिफाइन करेंगे। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन व्हाटएवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डाटा। जब हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम हमेशा कम्युनिकेशन को इस तरह से बताते हैं कि कोई भी दो पार्टीज हैं, सपोज नोड 1 है और नोड 2 है, और उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है डाटा को, तो हमने इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से सेंड करना है और रिसीव करना है, सो दैट के बोथ पार्टीज, चाहे वो सेंडिंग एंड पे हो या रिसीविंग एंड पे हो, वो जो है उनके रूल्स के मुताबिक हो, उनके एग्रीड अपॉन फॉर्म के मुताबिक हो। अब डाटा कम्युनिकेशन को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। अब ये टू डिवाइसेस क्या होगा, ये आपके पास होंगे नोड्स, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स में नोड्स की क्या टर्मिनोलॉजी है, नोड्स की टर्मिनोलॉजी ये है कि कोई भी डिवाइस विच इज केपेबल ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, उसको हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। किस तरह से एक्सचेंज होगा, विया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी किसी ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए हमारे पास दो जो डिवाइसेस हैं वो डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। फॉर एग्जांपल डिवाइस 1, डिवाइस 2 आपस में डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये जो लिंक है इनके बीच में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है, इट कुड बी अ वायर्ड मीडियम, जैसे कोई केबल हो सकती है, कोई लिंक हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। इट कुड बी अ वायरलेस मीडियम, जैसे आपके पास कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। मकसद क्या है कि दो डिवाइसेस इस तरह से आपस में कनेक्टेड हों कि वो डाटा को एक्सचेंज कर सकें, शेयर कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अच्छा, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा कम्युनिकेशन की हमारे पास 4 हैं: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और जिटर। अब ये क्या है, डिलीवरी का मतलब ये है कि जब दो नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों तो जो सेंडर ने जो डाटा भेजा है जिस रिसीवर को, वो इंटेंडेड रिसीवर को या रिसिपिएंट को ही रिसीव हो, उसके अलावा किसी और को रिसीव ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो कि है डिलीवरी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि डाटा को हमने जिस फॉर्म में भेजा है
उसी फॉर्म में रिसीव हो, उसमें कोई मसला ना आया हो या उसमें कोई एरर ना आया हुआ हो, ये हमारे पास कहलाता है एक्यूरेसी। तीसरी टर्मिनोलॉजी है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस हमारे पास क्या होता है कि जैसे जो डाटा जिस टाइम फ्रेम में एक्सपेक्टेड है वो उस टाइम फ्रेम में रिसीव हो। फॉर एग्जांपल अगर कुछ डाटा से ये एक्सपेक्टेड है कि ये हमारे पास 5 मिनट्स में पहुंचेगा या 5 सेकंड्स में पहुंचेगा, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे हमारे पास रिसीवर को रिसीव हो जाए। और लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वो है जिटर। जिटर आपके पास क्या होता है? वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे नोड 1 है और वो कनेक्टेड है नोड 2 के साथ और वो डाटा ट्रांसफर कर रहा है। तो डाटा कम्युनिकेशंस में जब डाटा ट्रैवल करता है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। छोटे छोटे डाटा पैकेट्स बने हुए होते हैं। सेंडर जो है वो पैकेट्स वो जो है मीडियम पर डालता है और रिसीवर जो है उस पैकेट को रिसीव करता है रिसीविंग एंड पे। अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि तमाम पैकेट्स जिस पाथ पर भेजे गए हों उसी पाथ को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो नोड्स हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि बीच में सपोज ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है। अब नोड 1 से नोड 2 तक पहुंचने के लिए, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए ये भी मुमकिन है कि ये राउटर 1 से होके गुजरे और डायरेक्ट राउटर 2 के साथ राउटर 1 से होके गुजरे और नोड 2 को डाटा पहुंचाए। या फिर दूसरा पाथ क्या हो सकता है कि नोड 1 से डाटा राउटर 1 के पास गया, फिर वो गया राउटर 2 के पास और फिर राउटर 2 ने आगे डिलीवर किया जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों पैकेट्स हैं उन्होंने सेम रूट फॉलो नहीं किया डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। दोनों अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे बट दे आर नॉट फॉलोइंग द सेम रूट और सेम पाथ। तो इसका मतलब है ये जो पैकेट 1 है और ये पैकेट 2 है, ठीक है, पहले पैकेट 1 का पहुंचना जरूरी है फिर पैकेट 2 का पहुंचना जरूरी है। इन केस इनके अराइवल टाइम में वेरिएशन होती है तो इसको हम जिटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैकेट 2 पहले पहुंच गया और पैकेट 1 उसके बाद पहुंच रहा है, तो ये अराइवल टाइम में वेरिएशन हो गया, ठीक है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं जिटर इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं किसी भी उस पे ऑनलाइन आप देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास स्क्रीन स्टक हो जाती है लेकिन आपके पास कमेंट्री आती रहती है, मतलब ऑडियो पैकेट्स आप पहले सुन रहे हैं और जो वीडियो पैकेट्स हैं वो बाद में रिसीव हो रहे हैं। तो ये किस चीज की एग्जांपल है कि ये आपके पास पैकेट अराइवल टाइम में वेरिएशन आ गई। इस इस फिनोमिना को हम कहते हैं जिटर। तो किसी भी डाटा कम्युनिकेशन के हमारे पास ये 4 मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। डिलीवरी कि आपके पास एग्जैक्ट रिसिपिएंट को डाटा मिले, एक्यूरेसी के डाटा जैसा भेजा गया हो वैसा मिले, टाइमलीनेस के जिस टाइम में उसको पहुंचना रिक्वायर्ड है उस तरीके से मिले, और जिटर के पैकेट के अराइवल टाइम में पहुंचने में कितना वेरिएशन है। लफ्ज हमारे पास जब टेली कम्युनिकेशन यूज होता है इसका मतलब है कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। अच्छा, अब डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कुछ जरूरी कंपोनेंट्स होने हैं जिनके बगैर हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है मैसेज। मैसेज क्या है? वो डेटा है जो कि आपने कम्युनिकेट करना है, जो कि सेंडर ने रिसीवर को भेजना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट कंपोनेंट जो कि है मैसेज। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है सेंडर। जाहिर है एक मैसेज है, इसको कोई डिवाइस सेंड करेगी, कोई भी जो सेंडर होगा जो कि इंटरेस्टेड होगा इस मैसेज को डिलीवर करवाने में, वो हमारे पास डिवाइस क्या कहलाएगी? सेंडर। जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास वो सेंडर हो गया। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? रिसीवर। जाहिर है आपके पास मैसेज है, आपके पास सेंडर है, तो सेंडर ने मैसेज किसी डिवाइस को डिलीवर करवानी है जो कि हमारे पास रिसीवर कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड मेजर कंपोनेंट हो जाएगा। फोर्थ कंपोनेंट आपके पास क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम। वो लिंक या वो पाथ जो कि सेंडर और रिसीवर को इस तरह कनेक्ट करे कि वो कम्युनिकेट कर सकें, वो हमारे पास वो कहलाएगा ट्रांसमिशन मीडियम। वो फिजिकल पाथ जिस पर मैसेज आपका ट्रेवल करेगा वो आपके पास क्या होगा?
ट्रांसमिशन मीडियम या मीडियम। तो ये हमारे पास फोर्थ मेजर कंपोनेंट है। और लास्ट मेजर कंपोनेंट हमारे पास है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसपे ये दोनों पार्टियां एग्री करती हैं कि इन रूल्स के तहत हम आपस में डाटा कम्युनिकेशन करेंगे। उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास फिफ्थ मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो। जाहिर है एक सेंडर है और एक रिसीवर है, वो डाटा को हम लोग किस तरीके से किस डायरेक्शन में भेज सकते हैं, किस डायरेक्शन में रिसीव कर सकते हैं, इसकी नोहा होना हमारे पास बहुत जरूरी है। हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो की मेन 3 मोड्स हैं। पहला मोड सिंप्लेक्स मोड कहलाता है, दूसरा मोड हाफ डुप्लेक्स मोड कहलाता है और तीसरा मोड फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ये होता है कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो जो है वो आपके पास यूनिडायरेक्शनल है, यानी ये आपके पास सेंडर है, ये आपके पास रिसीवर है। सेंडर सिर्फ भेजने की सलाहियत रखता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव करने की सलाहियत रखता है। रिसीवर सेंड नहीं कर सकता और सेंडर रिसीव नहीं कर सकता। तो डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो हमारे पास होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इस किस्म की डायरेक्शन को मोड को हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और ये आपके पास क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाला डाटा। सेकंड हमारे पास होता है हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? आपके पास सेंडर है, आपके पास रिसीवर है, आपके पास ट्रांसमिशन लिंक है। अब इसमें हमारे पास इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर जो है वो भी डाटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। सेम आपके पास जो रिसीवर है वो डाटा रिसीव भी कर सकता है और डाटा सेंड भी कर सकता है। बट व्हाई इज इट कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स? इसको हाफ डुप्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इवन दो दे कैन सेंड एंड रिसीव, लेकिन एट अ टाइम जो है डायरेक्शन ऑफ डाटा एक टाइम पे, मतलब एक टाइम पे सेंडर जब सेंड करेगा तो उस टाइम पे ये रिसीव नहीं कर सकता, और जिस टाइम पे रिसीवर रिसीव करेगा उस टाइम पे ये सेंड नहीं कर सकता। मतलब दे कैन सेंड डाटा एंड रिसीव डाटा बट नॉट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, एक टाइम पे नहीं कर सकते। तीसरा हमारे पास क्या है? फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स मोड में आप देखेंगे कि आपके पास क्या है? सेंडर है, आपके पास रिसीवर है, और सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। सिमिलरली रिसीवर डाटा रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। इस मोड में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स की कॉमन एग्जांपल यूजुअली होती है सिंप्लेक्स जो मोड है पहला वाला, इसकी जैसे कॉमन एग्जांपल क्या है? रेडियो स्टेशन, जहां से आपको रेडियो की ट्रांसमिशन हो रही है। जैसे FM 101 है, तो रेडियो स्टेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और आप जो घर में अपनी रेडियो से ट्यून करते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी को, उस चैनल को सुनने के लिए, आपके पास सिर्फ रिसीविंग की कैपेबिलिटी है। और हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल क्या है? जैसे वॉकी टॉकीज होते हैं। वॉकी टॉकी में ये होता है कि दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। और थर्ड जो फुल डुप्लेक्स है, इसकी कॉमन एग्जांपल है टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, जिसमें आप एट अ टाइम सुन भी सकते हैं, एट अ टाइम बोल भी सकते हैं, मतलब आप साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन कर रहे हैं सेम टाइम पे। अच्छा, थ्योरेटिकली यही सारा एक्सप्लेन किया गया है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाय थ्योरी देख लेते हैं कि क्या है इसमें। इन सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, like one way street. Only one of two devices on a link can transmit. ठीक है, एक डिवाइस ट्रांसमिट कर सकेगी एंड द अदर कैन ओनली रिसीव। और एग्जांपल्स इसके क्या है? जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर है। कीबोर्ड का काम है सिर्फ सेंड करना, वो रिसीव नहीं कर सकता। मॉनिटर का काम है वो आपको शो कर सकता है simplex devices. The keyboard can only introduce input, monitor can only accept output.
ठीक है। Simplex mode can use the entire capacity of the channel to send data in one direction. Simplex mode का फायदा ये है कि पूरे के पूरे की चैनल कैपेसिटी जो है वो सेंडर के पास होती है और वो पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज करके डाटा को सेंड कर सकता है। दूसरा हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है, ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम. When one device is sending, the other can only receive and vice versa. Half duplex mode is like one lane road with traffic allowed in both directions. जैसे एक वन लेन रोड है, दोनों साइड से ट्रैफिक आ जा सकती है, बट व्हेन कार्स आर ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन, कार्स गोइंग द अदर वे मस्ट वेट. एक साइड की जब गाड़ियां ट्रैवल करती हैं, दूसरी साइड पे जाने के लिए गाड़ियां वेट करती हैं. In half duplex transmission, entire capacity of the channel is taken over by whichever of the two devices is transmitting at a time. Half duplex में अब दोनों जो है वो चैनल यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नहीं कर सकते. तो जो ट्रांसमिट कर रहा होगा पूरी कैपेसिटी चैनल की उसके पास होगी. Walkie-talkies are half duplex systems. Half duplex mode is used in cases where there's no need for communication in both directions at the same time. The entire capacity of the channel can be utilized for each direction. अगर रिसीवर भी फिर बाद में भेजना चाह रहा है तो वो भी फुल कैपेसिटी जो है वो चैनल की यूज करेगा. लास्ट इसमें हमारे पास है फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है इसमें, बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे. फुल डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट विद ट्रैफिक फ्लोइंग इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. Signals going in one direction share the capacity of the link with signals going in the other direction. This sharing can occur in two ways. अब जाहिर है दोनों सेम टाइम पे सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, तो जो लिंक है वो शेयर होगा दोनों में. शेयरिंग किस तरह से होगी, either the link must contain two physically separate transmission paths, या तो जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो ये मेन लिंक है, ये क्या होगा इसमें इसके अंदर टू फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ्स होंगी ऐसे. वन फॉर सेंडिंग, जैसे ये सेंडिंग के लिए हो गया, एंड वन फॉर रिसीविंग, ये रिसीविंग के लिए हो गया. और दूसरा तरीका क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज डिवाइडेड बिटवीन सिग्नल्स ट्रैवलिंग इन बोथ डायरेक्शंस. या फिर ये होगा कि जो पूरी चैनल की कैपेसिटी है वो बस डिवाइड कर दी जाती है कि आधी आप ले लो और आधी आप ले लो. One common example of full duplex communication is telephone network. When two people are communicating by telephone line, both can talk and listen at the same time. The full duplex mode is used when communication in both direction is required all the time. ये तब यूज किया जाता है जब दोनों साइड से simultaneously communication करना जरूरी हो. Capacity of channel, however, must be divided between two directions. इसमें ये होता है सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में ये होता है ना कि जो भी भेज रहा है पूरी कैपेसिटी उसके पास है. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चैनल की कैपेसिटी को डिवाइड करना पड़ता है ताकि सेंडर और रिसीवर इसको इक्वली यूज कर सके. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क को. नेटवर्क जैसे हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था ब्रीफली. नेटवर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ डिवाइसेस जो कि किसी कम्युनिकेशन सेट ऑफ डिवाइसेस जिसको हम नोड्स कहते हैं और किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के जरिए वो आपस में कनेक्टेड हैं इस तरीके से कि वो डाटा को और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नेटवर्क है. नोड क्या होगा, नोड कोई भी डिवाइस जो डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर या कोई भी डिवाइस, वर्क स्टेशन, जो किस डाटा को सेंड कर सके और रिसीव कर सके. एक नेटवर्क को इफेक्टिव और एफिशिएंट कंसिडर करने के लिए उसको 3 क्राइटेरियाज हैं जो कि उसको पूरी करनी है. क्या क्राइटेरिया है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी. ये 3 चीजें होंगी तो इस नेटवर्क को हम कंसिडर करेंगे कि ये इफेक्टिव भी है और ये एफिशिएंट भी है. अच्छा, परफॉर्मेंस क्या है. परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पांस टाइम. किसी भी नेटवर्क के परफॉर्मेंस को कैसे हम लोग मेजर करेंगे कि उसका ट्रांजिट टाइम कैसा है, उसका रिस्पांस टाइम कैसा है. ट्रांजिट टाइम ये होगा कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा कैसे पहुंच रहा है, कितने टाइम में पहुंच रहा है और उसका फिर वापस रिस्पांस कितने टाइम में आ रहा है. ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मैसेज को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिट टाइम होगा. रिस्पांस टाइम क्या है, द टाइम इलैप्स्ड is the elapsed time between an inquiry and a response. अब इस इंक्वायरी का
रिस्पॉन्स कितने टाइम में आता है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। The performance of a network depends on a number of factors, including number of users. अब जाहिर है एक नेटवर्क है जितने नंबर ऑफ यूजर्स कम होंगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आप देखते हैं अक्सर जो हमारे इंटरनेट यूज करने के पीक आवर्स होते हैं, जब आपके पास यूजर्स ज्यादा हो जाते हैं तो इंटरनेट आपको फील होता है कि स्लो हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि आपका लिंक डिवाइड हो जाता है बहुत सारे यूजर्स के दरमियान। ठीक है, तो आपको किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ यूजर्स पे, द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कि आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। आपके पास नॉर्मल केबल बिछी हुई है या आजकल जैसे फाइबर ऑप्टिक्स आ गई हैं तो उससे आपके पास इंटरनेट की स्पीड और भी बढ़ जाती है। तो ट्रांसमिशन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉर्मल केबल है तो स्पीड नॉर्मल आएगी, फाइबर ऑप्टिक है तो स्पीड बहुत तेज आएगी, सिंस वो लाइट के जरिए जो है आपका डाटा आपको पहुंचाता है। कैपेबिलिटीज ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर, मतलब आपका पीछे राउटर कैसा है, स्विच कैसा है, हब कैसा है, वो सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि आपका अपना लैपटॉप जो है वो कैसा है, उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं। तो ये सारी चीजें जो है मिला के किसी भी नेटवर्क के परफॉर्मेंस का जो दारोमदार है वो इन सारी चीजों पर होता है। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं और उसकी इवेल्युएशन की बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशंस की टर्मिनोलॉजी में हम दो मैट्रिक्स हैं जिनसे इनको मेजर करते हैं। एक होता है थ्रूपुट, एक होता है डिले। अब थ्रूपुट क्या है और डिले क्या है? थ्रूपुट हमारे पास ये है कि हम लोग एक लिंक पर कितना मैक्सिमम डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये हमारे पास थ्रूपुट है। और डिले क्या है कि जब हम लोग अपना डाटा, हमारा डाटा कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, कितना मिनिमम उसमें डिले आता है, ये हमारे पास डिले है। अब अगर हम लोग सोचें कि वी ऑफन नीड मोर थ्रूपुट, हमें चाहिए कि थ्रूपुट भी ज्यादा हो और हमें चाहिए कि डिले भी कम से कम हो, लेकिन ऐसा आइडियल वर्ड, मतलब ऐसा होना सॉरी, ऐसा होना जो है कंट्रोडिक्टरी है, मुमकिन नहीं है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इफ यू ट्राई टू सेंड मोर डाटा टू द नेटवर्क, मतलब हमें ज्यादा थ्रूपुट चाहिए तो हम ज्यादा ज्यादा डाटा भेजेंगे, जिसके लिए हम थ्रूपुट को इंक्रीज करेंगे। लेकिन जब हम थ्रूपुट को इंक्रीज करेंगे, जाहिर है ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगी, कंजेशन होगी नेटवर्क में, और जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा? डिले इंक्रीज होगा। तो ये दोनों में हमें ट्रेड ऑफ करना है कि हमें थ्रूपुट ज्यादा चाहिए, हमें डिले कम चाहिए। तो हम लोगों ने अपने लिहाज से अपने लिए आइडियल सिनेरियो चूज करना है कि किस तरीके से हम लोग अपने नेटवर्क से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से। दूसरी चीज हमारे पास है रिलायबिलिटी। ये क्या है? इन एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, network reliability is measured by the frequency of failure, the time it takes a link to recover from a failure, and the network robustness in a catastrophe. Reliability क्या है? एक तो आपके पास हो गई कि आपकी डिलीवरी एक्यूरेट हो, कि आपको जिस जिस डेस्टिनेशन पे आपको डाटा पहुंचाना हो वहीं पहुंचे। इसके अलावा नेटवर्क रिलायबिलिटी जिन चीजों से मेजर की जाती है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्यूर, कि कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि डाटा डिलीवर नहीं हो पा रहा, द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम दिस फेलियर, और उस लिंक को फेलियर से रिकवर करने में कितना टाइम लग रहा है, और आपकी नेटवर्क की रोबस्टनेस क्या है किसी भी कैटास्ट्रफी की सिचुएशन में। रोबस्टनेस का मतलब है कि आपकी नेटवर्क की स्ट्रेंथ क्या है किसी भी कैटास्ट्रफी की सिचुएशन में। जैसे अगर अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो आपके पास जो करंट लोकेशन है, अगर वहां पे अर्थक्वेक आ गया है और आपके सपोज छत गिर गई है और आपके स्टेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो क्या किसी ऐसी जगह पर आपका बैकअप मौजूद है किसी और स्टेशन पे, ताकि आपका डाटा सेफ रहे? रोबस्टनेस पे भी डिपेंड करता है, फेल्यूर पे भी डिपेंड करता है, और रिकवरी कि फेल्यूर से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज क्या है? सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। हमारा आजकल का सबसे बड़ा इशू होता है कि यूजर्स के डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि हैकिंग की टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली यूज हो रही है। यंग हैकर्स हैं, उनको तरीका आता है कि कैसे किसी के अकाउंट्स को हैक किया जाए, कैसे किसी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी इस चीज को देखेगी कि हमने यूजर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस से डाटा को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम डैमेज, उनको नेट डैमेज से बचाना है, जैसे कोई इसको
डिलीट ना कर दे, खराब ना कर दे, एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेस एंड डाटा लॉसेस। और हम ऐसी पॉलिसीज अपनाएं, ऐसी प्रोसीजर अपनाएं ताकि अगर हमारे पास डाटा लॉस हो भी गया, ब्रीच हो भी गया, डाटा चोरी हो भी गया, तो हम उसको रिकवर कैसे करें। तो ये 3 चीजें हैं जिसके बेस पर हम लोग किसी भी नेटवर्क के क्राइटेरिया को मतलब जज करते हैं। एक परफॉर्मेंस है, एक रिलायबिलिटी है, और एक हमारे पास सिक्योरिटी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कनेक्शन। टाइप ऑफ कनेक्शन क्या है? जाहिर है कि जो दो नोड आपस में जिस लिंक से कनेक्टेड हैं वो कैसा है। ठीक है। A network is two or more devices connected through links. A link is a communication pathway that transfers data from one device to another. ये वो communication pathway है जो आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाएगा। For visualization purposes, it is simplest to imagine any link as a line drawn between 2 points. ये हम लोग visually फिलहाल ऐसे consider कर लेते हैं कि ये हमारे पास link है। For communication to occur, two devices must be connected in some way to the same link at the same time. तो आपके पास दो तरह के connections होंगे, या तो point to point connection होगा या multi point connection होगा। फर्क क्या है इनमें? Point to point connection में आप देख रहे हैं कि दो स्टेशंस हैं जिन्होंने डाटा कम्युनिकेट करना है और एक डेडिकेटेड लिंक है, और इस लिंक पे सिर्फ यही दो स्टेशंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई तीसरा स्टेशन इस लिंक पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मतलब ये लिंक डेडिकेटेड है इन दो स्टेशंस के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। दूसरा आपके पास है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ये क्या होता है? अब आप देख रहे हैं कि ये एक मेन फ्रेम है जिसके साथ एक लिंक पर 3 स्टेशंस कनेक्टेड है, और ये जो 3 स्टेशंस हैं ये आपस में शेयर कर रही हैं इस एक ही लिंक को। ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक लिंक किसी दो स्टेशंस के दरमियान डेडिकेटेड नहीं है, बल्कि ये शेयर हो रहा है इन 3 स्टेशंस के दरमियान। इस किस्म के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट क्या है? डेडिकेटेड लिंक है दो डिवाइसेस के दरमियान। इंटायर कैपेसिटी जो है वो रिजर्व है इन्हीं दो डिवाइसेस के दरमियान। जैसे कि कोई माइक्रोवेव लिंक हो, जैसे कि टीवी का रिमोट कंट्रोल है, जब आप यूज करते हैं वो रिमोट आपका और टीवी का और रिमोट के दरमियान का ही कनेक्शन होता है। इसमें जो है कोई और चीज कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मल्टी पॉइंट क्या है? मोर देन 2 डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक। कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज आइदर स्पैटियली शेयर्ड। अब जो ये मोर देन 2 डिवाइसेस एक लिंक को शेयर कर रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे? या स्पैटियली शेयर करेंगे या टाइम शेयर करेंगे। स्पैटियली शेयर ये होगा कि डिवाइस लिंक को साइमल्टेनियसली 3 है या 4 है वो एक ही टाइम पे यूज करेंगे। तो वो जो लिंक है, जैसे एक लिंक है वो एक टाइम पे 4 उसमें डिवाइड हो जाएगा, और हर एक स्टेशन जो है अलग अलग इसका एक एक हिस्सा यूज करेगा। या फिर हम लोग टाइम शेयर कर सकते हैं। टाइम शेयर से ये होगा कि पूरी, जैसे हम लोग के पास अगर 3 स्टेशंस कनेक्टेड हैं तो पहले 5 सेकंड्स के लिए पूरी चैनल कैपेसिटी जो है वो नोड 1 के पास है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए जो है पूरी चैनल की कैपेसिटी नोड 2 के पास है, और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए पूरी कैपेसिटी जो है वो नोड 3 के पास है। तो या तो हम लोग टाइम शेयरिंग के जरिए उसको शेयर कर सकते हैं लिंक को, या फिर हम लोग स्पैटियली इसको शेयर कर सकते हैं लिंक को। तो ये जो है हमारे पास दो तरह की कनेक्शंस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क्स कि हमारे पास किस किस तरह के नेटवर्क्स होते हैं। जो बेसिक टाइप्स हैं जो कि प्रेवलेंट हैं, हमारे पास लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, और इंटर नेटवर्क जो कि बहुत ही प्रेवलेंटली यूज होता है। तो ये 3 चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? ये प्राइवेटली ओन्ड होता है और कनेक्ट करता है सम होस्ट इन अ सिंगल, जैसे एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में या एक कैंपस में जो है ये स्टेशंस को या नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है, सो दैट कि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। इसीलिए इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, a LAN can be as simple as 2 PCs and a printer in someone's home office, or it can extend throughout a company and include audio and video devices. डिपेंड करता है कि आपकी अगर छोटी कंपनी है जिसमें 2 पीसी से भी गुजारा हो रहा है, सिर्फ वही आपस में कनेक्टेड है, तो उससे भी लैन बन जाएगा। ठीक है। और या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर आपकी
पूरी बिल्डिंग में एक कंपनी चल रही है, तो आपने पूरी बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सपोज 10 हैं या 20 हैं, वो आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन लोकली कनेक्टेड हैं। ईच होस्ट इन अ लैन हैज एन आइडेंटिफायर। हर एक स्टेशन या हर एक नोड जो कनेक्ट होगा उस लैन में, एक लोकल एरिया नेटवर्क में, उसके पास क्या क्या होगा? एक आइडेंटिफायर होगा जो कि उसकी यूनिक आईडी होगी, एक उसका एड्रेस होगा दैट यूनिकली डिफाइंस द होस्ट इन द लैन। A packet sent by a host to another host carries both the source's host and the destination's host addresses. जाहिर है एक लैन में जब एक नोड दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, अगर वहां पे 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो उस पैकेट में आपके पास क्या होगा? सेंडर का भी एड्रेस होगा, रिसीवर का भी एड्रेस होगा, ठीक है, ताकि जिसके लिए इंटेंडेड हो उस तक डाटा पहुंच जाए। पहले क्या होता था, शुरू शुरू में जब लैन्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, ऑल होस्ट्स इन अ नेटवर्क वर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन केबल। एक कॉमन केबल से पूरा लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता था, जिसका मतलब है कि जो पैकेट एक होस्ट ने दूसरे को भेजना है, वो सब होस्ट रिसीव करते थे, और फिर वो चेक करते थे कि ये पैकेट मेरे लिए है कि नहीं है। अगर तो होता था जिसके लिए, वो रख लेता था और बाकी उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देते थे। इंटेंडेड रिसिपिएंट केप्ट द पैकेट एंड अदर्स ड्रॉप द पैकेट। पहले ये होता था। अब क्या होता है, मोस्ट लैन्स जो है वो एक स्मार्ट कनेक्टिंग स्विच को यूज करते हैं, जो कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लिखा हुआ है इस पैकेट में, तो वो उस पैकेट को गाइड करता है कि वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचे विदाउट सेंडिंग इट टू ऑल दी अदर होस्ट। बाकी कंप्यूटर्स को, वो बाकी नोड्स को भेजने की वो जरूरत नहीं होती। द स्विच alleviates the traffic in the LAN and allows more than one pair to communicate with each other at the same time if there is no common source and destination among them. Switch क्या करता है? ये ट्रैफिक को एलिविएट करता है लैन में, और ये क्या, इसका फायदा क्या होता है कि मोर देन वन पेयर जो है वो एट अ टाइम सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नोट दैट द अबव डेफिनेशन ऑफ लैन डज नॉट डिफाइन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट्स इन अ लैन। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है लैन का। इसमें ये नहीं बताया गया कि आप मैक्सिमम कितने इसमें सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं या कितने सिस्टम्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपके सामने एक फिगर है। ये पहले जो फिगर ए है, पुराने लेंस ऐसे होते थे, एक ही केबल पकड़ी, उसके साथ सारे जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है बना हुआ है, और ये एक आइसोलेटेड लैन है, इसमें 8 कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड हैं। तो अगर होस्ट 1 ने सपोज होस्ट 7 को मैसेज भेजना होता था ना, तो वो इस लिंक पे अपना मैसेज फॉरवर्ड करता था। उसमें सेंडर एड्रेस भी है और रिसीवर एड्रेस भी है। वो पूरे लिंक को ट्रैवल करता है ये पैकेट। होस्ट 2 देखेगा कि मेरे लिए है कि नहीं है, अगर तो होगा तो रख लेगा, नहीं होगा तो डिस्कार्ड कर लेगा। सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7 सब चेक करेंगे। होस्ट 7 देखेगा कि मेरे लिए पैकेट है तो वो इसको रख लेगा, फिर होस्ट 8 के पास जाएगा तो वो जो है इसको डिस्कार्ड कर देगा। ये पुराने लेंस की बातें हैं। जो आजकल लेंस यूज हो रहे हैं, स्विच जिसमें यूज हो रहा है, स्विच के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि उसको गाइड करना आता है। वो देख सकता है कि अच्छा ये जो पैकेट है इसमें सेंडर एड्रेस ये है और रिसीवर एड्रेस ये है। तो जो रिसीवर एड्रेस है, वो ये स्विच इतना स्मार्ट होता है कि रिसीवर एड्रेस को समझ के पैकेट को एग्जैक्ट, सपोज होस्ट 1 ने स्विच को दिया, स्विच ने फिर फॉरवर्ड करना है होस्ट 7 को, तो अब उसने देखा कि होस्ट 7 का एड्रेस है, तो वो पैकेट को डायरेक्टली गाइड करेगा होस्ट 7 की तरफ। ये पैकेट पूरे नेटवर्क में सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आजकल के लेंस जो है वो ऐसे होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क is also an interconnection of devices capable of communication। डिवाइसेस का कनेक्शन है जो कि कम्युनिकेट कर सकें। डिफरेंस क्या है लैन में और वैन में? कि लैन जो है उसका लिमिटेड साइज होता है, जो एक ऑफिस, बिल्डिंग या कैंपस तक लिमिटेड होता है। वैन क्या है? वाइडर ज्योग्राफिकल स्पैन, जैसे किसी पूरा एक टाउन या एक स्टेट या एक कंट्री या पूरी दुनिया, ये सब आपस में कनेक्ट करना। एक लैन जो है वो होस्ट्स को या स्टेशंस को इंटरकनेक्ट करता है, जबकि वैन किन चीजों को कनेक्ट करता है? स्विचेस को, राउटर्स को, मॉडेम्स को, ठीक है। A LAN is normally privately owned by the organization। कोई कंपनी अपना प्राइवेट जो है लैन क्रिएट कर लेती है, और वैन जो है क्रिएटेड एंड रन बाय कम्युनिकेशन कंपनीज, इनको क्रिएट करती हैं और रन करती हैं और इसको खरीदती हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यूज करना है उसको खरीदा जाता है बाकायदा। We see 2 distinct examples of WAN today। आजकल 2 तरह के वैन्स पाए जाते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट वैन है और एक स्विच्ड वैन है।
डायग्राम में देख लेते हैं कि कैसा है ये। पहले है पॉइंट टू पॉइंट वैन। पॉइंट टू पॉइंट वैन क्या करेगा? इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया, केबल और एयर, चाहे वो केबल से कनेक्ट हो चाहे बाय एयर कनेक्ट हो। We will see examples of these WANs when we discuss how to connect the network to one another. ये एक एग्जाम्पल है आपके पास। ये कोई कनेक्टिंग डिवाइस है, ये कोई कनेक्टिंग डिवाइस है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे स्टेशंस कनेक्टेड हैं, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, कोई स्टेशंस कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये दो नेटवर्क्स को कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी ये कोई की क्या हो सकता है, ये स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, राउटर हो सकता है, मॉडेम हो सकता है। तो वैन क्या करता है? इन स्विचेस को या हब्स को या राउटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इस किस्म का वैन जो कि दो स्विचेस को इस तरह से कनेक्ट करे एक ही लिंक पर, तो हम कहते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट वैन है। ठीक है, यानी इसने सिर्फ डेडिकेटेड है इन दो नेटवर्क्स के लिए, कोई तीसरा नेटवर्क इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट वैन हो जाएगा। स्विच्ड वैन क्या होगा आपके पास? A switched WAN is a network with more than two ends. कि वो दो से ज्यादा, जाहिर है पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, उसके दो एंड होंगे, एक एंड पे एक नेटवर्क होगा, दूसरे एंड पे दूसरा नेटवर्क होगा। लेकिन जब बात दो एंड से ज्यादा बढ़ जाएगी, तीसरा एंड मतलब एक तीसरा नेटवर्क इन्वॉल्व हो गया, चौथा नेटवर्क इन्वॉल्व हो गया, तो आपके पास पॉइंट टू पॉइंट वैन से बात निकल जाती है और वो क्या बन जाती है? स्विच्ड वैन। A switched WAN is used in the backbone of global communication today. आजकल सबसे ज्यादा प्रेवलेंट यही है। स्विच्ड वैन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वैन्स, बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट वैन्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे इस फिगर में आप देखें, ये एक स्विच है, चार स्विचेस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ये दूसरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और फिर जब ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्या बन गया? ये स्विच्ड वैन बन गया और ये आपका कनेक्टिंग मीडियम बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। इंटर नेटवर्क क्या है? आजकल एक सिर्फ लैन कहीं आपको नजर आ जाए या सिर्फ वैन नजर आ जाए आइसोलेशन में, ये मुमकिन नहीं है। यूजुअली लैन्स और वैन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जिस स्विच को वैन कनेक्ट कर रहा है उसके पीछे ही कोई लोकल एरिया नेटवर्क या कोई लोकल नेटवर्क होता ही है। व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड, वो क्या बनाते हैं? इंटर नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। एज्यूम दैट एन ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दो ऑफिसेज हैं, एक ईस्ट कोस्ट पे है और दूसरा वेस्ट कोस्ट पे है। हर ऑफिस के पास अपना लैन है, जिसके जरिए एम्प्लॉइज जो हैं वो उस ऑफिस के एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेट करते हैं। टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज एट डिफरेंट ऑफिसेज पॉसिबल, द मैनेजमेंट लीजेस अ पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड वैन फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर सच एज टेलीफोन कंपनी। अब क्या है? सपोज ईस्ट कोस्ट है, यहाँ पे कोई आपके पास लैन बना हुआ है, और वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे लैंड बना हुआ है, और दोनों सेम कंपनियां हैं। अब जाहिर है ईस्ट कोस्ट वाली जो कंपनी है, इसके लैंड के अंदर जो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे वो कम्युनिकेट करेंगे, वेस्ट कोस्ट वाली लैंड में जो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे वो करेंगे। बट उस केस में क्या होगा? जब ईस्ट कोस्ट वाले वेस्ट कोस्ट वालों के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मैनेजमेंट खरीदेगी एक पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड वैन किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे हम लोग पीटीसीएल से खरीद लेते हैं, ठीक है, टेलीफोन कंपनी से। तो वो क्या करेगी? ईस्ट कोस्ट के वैन को और वेस्ट कोस्ट के वैन को आपस में कनेक्ट करेगी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के जरिए, और वो क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास जो है ये वैन बन जाएगा, इंटरकनेक्शन बन जाएगा, और ये आपके पास इंटरनेट कहलाएगा। ये आपस में किस तरह से कनेक्ट होगा? किसी स्विच के जरिए, किसी राउटर के जरिए, किसी हब के जरिए। ठीक है, नाउ द कंपनी हैज एन इंटरनेट वर्क और प्राइवेट इंटरनेट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसेज इज नाउ पॉसिबल। जैसे इस फिगर में हम इसको समझते हैं, जैसे ये वेस्ट कोस्ट का ऑफिस है ये वाला, इसमें ये लैन है पूरा, बहुत सारे जो है आपके पास स्टेशन कनेक्टेड है, ये इनका स्विच है जिसके साथ ये लैन कनेक्टेड है। तो ये एक लैन हो गया एक ऑफिस का, और ये उसी ऑफिस का दूसरा लैन हो गया ईस्ट कोस्ट में और वो वेस्ट कोस्ट में। अब क्या है? ये लोग आपस में स्टेशन जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ईस्ट कोस्ट में भी और वेस्ट कोस्ट में भी, अंदर ही अंदर। लेकिन अगर जब दोनों कंपनी जो दो डिफरेंट लोकेशंस में इनकी ब्रांचेस हैं, उन्होंने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, तो जब लोकल एरिया नेटवर्क तो लोकल है, वो तो इस नेटवर्क के बाहर वो तो इस नेटवर्क के बाहर नहीं निकल सकता। तो अब क्या होगा कि इनको जरूरी चाहिए क्या चीज? इनको चाहिए
एक वाइड एरिया नेटवर्क का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो क्या होगा, ये ऑफिस जो है, ये कंपनी जो है, ये खरीदेगी किसी भी टेलीफोन कंपनी से एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जो कि प्रोवाइड करेगी इनको राउटर्स। जैसे हम लोग जब घर में डीएसएल लगाते हैं, अपना पीटीसीएल वालों को जब हम कॉल करते हैं कि हमारे घर में इंटरनेट लगा दें, तो वो आके सबसे पहले हमारे घर में क्या चीज इंस्टॉल करते हैं, एक डीएसएल इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, राउटर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वेस्ट कोस्ट वालों को एक राउटर मिलेगा, ये ईस्ट कोस्ट वालों को एक राउटर मिलेगा, और उनके दरमियान एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वेस्ट कोस्ट के ऑफिस वाले ईस्ट कोस्ट के ऑफिस वालों के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। हाँ, अगर इस सूरत में फिर भी, फॉर एग्जांपल, अगर वेस्ट कोस्ट में भी स्टेशन 1 ने स्टेशन 2 को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेन स्विच के पास जाएगा, और स्विच से फिर ये जाएगा राउटर के पास। सॉरी, राउटर के पास गया। अब राउटर देखेगा कि ये तो लोकल ही चाहिए, लोकल ही इसको डिलीवर करवाना है, तो राउटर इस पैकेट को बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि वापस डायरेक्ट कर देगा स्विच की तरफ, जो कि भेजेगा इसको स्टेशन 2 की तरफ। और अगर ये इंटेंडेड होगा कोई पैकेट कि वो वेस्ट ईस्ट कोस्ट वालों के पास जाए, तो वो उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस देख के फिर राउटर से उसको फॉरवर्ड करके दूसरे राउटर को फॉरवर्ड करेगा, जो कि आगे स्विच को फॉरवर्ड करके जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है उस तक फॉरवर्ड करेगा। When a host in the West Coast office sends a message to another host in the same office, router blocks the message. अगर सेम ऑफिस में मैसेज ट्रेवल करना है तो वो ये राउटर ब्लॉक करेगा, आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि जो मैसेज है वो इसी ऑफिस में डिलीवर होना है। और अगर सेम ऑफिस में नहीं डिलीवर होना, दूसरे ऑफिस में होना है, तो यही राउटर फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। When a host on the West Coast send a message to a host on the East Coast, router 1 routes the packet to the router 2. राउटर 1 क्या करेगा, इस पैकेट को रूट करेगा राउटर 2 की तरफ, एंड पैकेट रीचेस द डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से इंटरनेट जो है काम करता है, इस तरीके से इंटरनेट की जो है वर्किंग होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम लास्ट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो है स्विचिंग की टर्मिनोलॉजी। An internet is a switched network in which a switch connects at least two links together. Switch का काम जैसे पीछे आपको पता लग भी गया होगा, LAN में भी जब हम LANs डिस्कस कर रहे थे, इसका मेन काम क्या है कि दो लिंक्स को ये जोड़ता है। स्विच क्या करता है, ये डाटा को फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक व्हेन रिक्वायर्ड। मोस्ट कॉमन टाइप्स हमारे पास स्विच नेटवर्क्स की क्या है, एक हमारे पास होती है सर्किट स्विच नेटवर्क्स, और एक हमारे पास होते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क्स। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है ये देखते हैं। सर्किट स्विच नेटवर्क्स में हमारे पास क्या होता है, एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है जिसको हम सर्किट कहते हैं, is always available between the two end systems. The switch can only make it active or inactive. इस फिगर में आप देखिए 1.13 में ये एक सिंपल स्विच नेटवर्क है जो कि कनेक्ट कर रहा है 4 टेलीफोन्स को ईच एंड पे। आप देख रहे हैं कि आपके पास एक स्विच है, दूसरा स्विच है, दोनों के दरमियान एक हाई कैपेसिटी लाइन है। अब इस स्विच के पास जो नेटवर्क है इसके साथ 4 टेलीफोन्स कनेक्टेड हैं, और इस स्विच के पास जो नेटवर्क है इसमें भी 4 टेलीफोन्स कनेक्टेड हैं। We have used telephone sets instead of computers as an end system because circuit switching was very common in telephone networks in the past. पहले बहुत कॉमन रहा है। आजकल सिंस चीजें मॉडर्न हो रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, तो आजकल इसमें पैकेट स्विच की भी टर्मिनोलॉजी आ गई है। बहरहाल इस डायग्राम से जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो ट्रेडिशनल सर्किट स्विच नेटवर्क्स हैं। तो 4 टेलीफोन्स हैं, वो ईच साइड पे कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, स्विच के जरिए। द स्विच कनेक्ट्स अ टेलीफोन सेट एट वन साइड टू अ टेलीफोन सेट एट अनदर साइड। ये स्विच क्या करेगा, जैसे टेलीफोन नंबर 2 ने टेलीफोन नंबर, जैसे हम लोग इसको अगर नंबर कर दें 5, 6, 7, 8, सपोज अगर 2 ने कम्युनिकेट करना है 7 के साथ, the switch connects a telephone set at one side to a telephone set at another side. तो ये switch क्या करेगा, 2 को कनेक्ट करेगा 7 के साथ। The thick line connecting the two switches is a high capacity communication line that can handle 4 voice communications at the same time. Capacity can be shared between all pairs of telephone sets. The switches used in this example have forwarding tasks but no storing capability. ये जो switches example में use हुए हैं, इनके पास सिर्फ forward करने की capacity है, store करने की इनमें कोई capacity नहीं है। दो cases हम देखते हैं। In first case, all telephone sets are busy. 4 people at one side are talking with 4 people at the other side. The capacity of the thick line is fully used. क्या है?
कि 4 ये टेलीफोन्स और 4 ये टेलीफोन्स जो हैं ये आपस में बिजी हैं, ठीक है, ये आपस में बात कर रही हैं। तो ये जो हाई कैपेसिटी लाइन है ये असल में 4 कनेक्शंस में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो पहले 2 पेयर्स, दूसरे 2 पेयर्स, तीसरे 2 पेयर और चौथे 2 पेयर, वो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस हाई कैपेसिटी लाइन के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हमारे पास केस 1 या सिनेरियो 1 है। अच्छा, द कैपेसिटी ऑफ द थिक लाइन इज फुली यूज्ड, तो जाहिर है पूरी फुल कैपेसिटी जो कि डिवाइड की है 4 टेलीफोन्स में वो फुली यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों टेलीफोन सेट्स बिजी हैं। सेकंड केस क्या है? ओनली वन टेलीफोन सेट एट वन साइड इज कनेक्टेड टू one telephone set at the other side. Only 1/4 of the capacity of the link is used. दूसरा सिनेरियो क्या है कि जैसे अब ये 4 सेट्स ईच साइड पे हैं, लेकिन सिर्फ सपोज टेलीफोन नंबर 2 बात कर रहा है टेलीफोन नंबर 7 के साथ, तो ये जो पूरा हाई कैपेसिटी की लाइन है जो कि 4 में डिवाइडेड है, इसमें से सिर्फ ये एक यूज हो रही है और जो ये बाकी 3 है ये आइडल हैं, ये खाली पड़ी हुई हैं, इनको यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो सर्किट स्विच में आपके पास दो सिनेरियोज आपको नजर आ रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपके पास जो है 4 टेलीफोन सेट्स दोनों साइड्स पे जो है वो बिजी हैं, फुल कैपेसिटी यूज हो रही है, चारों के चारों कनेक्शंस यूज हो रहे हैं। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि एक टेलीफोन कनेक्टेड है एक टेलीफोन के साथ और बाकी 3 जो है वो आइडल बैठे हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा? ओनली 1/4 of the capacity of the thick line is used. This means that a circuit switch network is efficient only when it is working at its full capacity. मतलब इस सर्किट स्विच नेटवर्क की फुल एफिशिएंसी तब होगी जब चारों के चारों टेलीफोन्स जो हैं वो कनेक्ट होंगे, वो यूज कर रहे होंगे लाइन को, अपने उसको लिंक को। इन केस सिर्फ एक यूज कर रहा है, बाकी 3 आइडल पड़े हैं, तो वो क्या होगा? वो इनएफिशिएंट होगा क्योंकि आपके पास पार्शियल कैपेसिटी काम कर रही है और पार्शियल कैपेसिटी काम नहीं कर रही है। द रीजन दैट वी नीड टू मेक अ कैपेसिटी ऑफ द थिक लाइन 4 times the capacity of each voice line is that we do not want communication to fail when all telephone sets at one side want to be connected with all telephone sets at the other side. बट हमें ये इस तरह करना क्यों पड़ रहा है? एक लाइन को हम 4 में क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि जब भी ऐसा सिनेरियो आए कि तमाम के तमाम लाइंस या तमाम के तमाम टेलीफोन्स ने कनेक्शन को यूज करना हो तो उनके पास अवेलेबिलिटी हो, ये ना हो कि किसी को लाइन या कनेक्शन के लिए कम्युनिकेशन ना मिले और वो कम्युनिकेशन फेल हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास सारा का सारा सर्किट स्विच नेटवर्क। ऑन द अदर हैंड पैकेट स्विच नेटवर्क क्या होगा? आपके पास कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड्स इज डन इन ब्लॉक्स ऑफ डाटा कॉल्ड पैकेट्स। जाहिर है सर्किट स्विच नाम से ही पता लग रहा है कि सर्किट्स के साथ डील कर रहा है और पैकेट स्विच आपके पास पैकेट्स के साथ डील करेगा। पैकेट क्या होगा? छोटे छोटे डाटा के पैकेट्स होंगे जो कि आपने कम्युनिकेट करने हैं। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन वी सी बिटवीन टेलीफोन लाइंस when they are being used we see the exchange of individual packets between two computers. दो computers आपस में data packets जो है वो exchange कर रहे हैं। This allows us to make the switches function for both storing and forwarding. सर्किट स्विच में जो स्विच यूज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करने की कैपेसिटी होती है, उसको स्टोर करना नहीं आता। पैकेट स्विच में जो स्विच यूज होता है या जो राउटर यूज होता है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो स्टोर भी कर सकता है और वो फॉरवर्ड भी कर सकता है। Figure shows a small packet switch networks that connects 4 computers at one side to 4 computers at the other side. अब ये हमारे पास पैकेट स्विच आ गया, स्विच को रिप्लेस कर दिया किस चीज से? राउटर से। अब राउटर क्या है? इट्स मोर स्मार्टर देन अ स्विच क्योंकि इट कैन स्टोर एंड इट कैन फॉरवर्ड, दोनों काम कर सकता है। बीच में एक हाई कैपेसिटी लाइन है, एक साइड पे 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, दूसरे साइड पे 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। लेकिन बजाय ये कि हम कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? पैकेट्स को इस लिंक पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में लाके हम लिंक पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। A router in a packet switch network has a queue that can store and forward the packet. राउटर में आपके पास एक क्यू बन जाती है कि अच्छा पहले इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। Assume that the capacity of the thick line is only twice the capacity of the data line connecting the
to the routers. If only two computers need to communicate with each other, there is no waiting for the packets. However, if the packets arrive at one router when the thick line is already working in its full capacity, the packets should be stored and forwarded in order as they arrived. The two simple examples show. अच्छा, अब क्या होगा कि सपोज इन कंप्यूटर्स को हम नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर 1 ने कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर 6 के साथ, ठीक है। वो देखेगा कि जो कैपेसिटी लाइन है वो, और पहले वो अपना डाटा जो है वो राउटर को भेजेगा, और राउटर देखेगा कि कैपेसिटी लाइन फ्री है तो वो कम्युनिकेट करेगा और सारे के सारे इसके पैकेट्स भेज देगा स्टेशन 6 को, और उसका डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा। सिनेरियो 2 ये है कि जो स्टेशन 2 है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है स्टेशन 8 के साथ, लेकिन वो देखता है कि राउटर में ऑलरेडी जो है पैकेट फॉरवर्डिंग हो रही है और ये लाइन बिजी है। तो क्या होगा, जो राउटर 2 के पैकेट्स होंगे वो अपने साथ ये जो स्टेशन 2 के पैकेट्स हैं वो ये राउटर अपने साथ क्यू में इनको खड़ा कर देगा लाइन में, कि जैसे ही ये फारिग होती है लाइन, जैसे ही बारी आती है आपकी, तो ये पैकेट्स पे है वो इस पे डाल देगा। मतलब इसमें आप ये देख रहे हैं कि पैकेट स्विच नेटवर्क में आपके पास लाइन की कैपेसिटी ऑल द टाइम फुल कैपेसिटी यूज हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी को इन चारों में डिवाइड कर दिया, एक ही यूज हो रही है, 3 आइडल पड़ी हुई है, नहीं। जो यूज करेगा दो सब जो है इस पूरी कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। अपने राउटर्स को, अपने पैकेट्स को राउटर के पास भेजें, जैसे ही राउटर को लिंक कनेक्शन फ्री मिलेगा वो आपके पैकेट्स जो है वो लिंक पर डाल देगा। तो इस तरह से जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो पैकेट स्विच नेटवर्क एफिशिएंट ज्यादा इसलिए है कि इसमें आइडल नहीं पड़े हुए होते, फालतू नहीं पड़ा हुआ था आपके पास लिंक जो है वो ऑल द टाइम जो है यूटिलाइज हो रहा होता है। Packet switched network is more efficient than a circuit switched network, but the packets may encounter some delays. थोड़ा बस ये होगा कि ये पैकेट्स को अपनी बारियों का वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें डिले का फैक्टर आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं। आज के लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, और ये वो चीजें हैं जो कि थ्रू आउट अब आगे कोर्स में यूज होंगी। रीजन ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक्स पे दोबारा आई हूँ। इसकी मेन वजह यही है कि आप लोगों को पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड इन चीजों का पता होना चाहिए ताकि आप इजीली आगे चल सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम OSI मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे और TCP/IP सुएट को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो बिल्कुल बिगिनिंग का जो हमारा पहला लेक्चर था फिजिकल लिंक के बारे में, वो एक मरतबा हम क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों के जहन में वो दोबारा से फ्रेश हो जाए और आप लोग को टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज करने आ जाए। ठीक है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप जो है व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप लोग के पास मेरा ईमेल एड्रेस भी है, तो आप लोग जो है क्वेश्चंस को इसमें पूछ सकते हैं। अभी के लिए, आज के लिए इतना ये इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।